पहला जो क्वेश्चन है कि जो मॉडरेट्स थे उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स थे वो रेडिकल इन नेचर में नहीं थे। ठीक है, और बताना होगा जो मॉडरेट फेज था उसके बारे में आईएनसी का। तो आपको बताना होगा कि भले पॉलिटिकल डिमांड्स जो है मॉडरेट का वो बहुत लिबरल था, मॉडरेट था, लेकिन जो उनके इकोनॉमिक डिमांड्स थे जिस तरह के, चाहे वो दादा भाई नौरोजी का हो या बाकी जो मॉडरेट लीडर्स हों, तो वो बहुत रेडिकल नेचर में था। इसी को एग्जांपल के साथ बताना है। तो इसमें आप लिखोगे पहले तो ओवरऑल अप्रोच रहेगा मॉडरेट्स के बारे में, फिर क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में मॉडरेट्स ने बताया, फिर आपको जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या ड्रेन थ्योरी और जिस तरह से ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे इंडियन रॉ मटेरियल्स को, उसके बारे में बताना पड़ेगा। आपको दिखाना होगा कि किस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश को, पहला ड्रेन थ्योरी के लिए, दूसरा इंडियन रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, तीसरा लोकल इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रक्शन के लिए, चौथा इंडियन कंट्रोल ऑन पब्लिक पर्स, और छठा जो उनका टैरिफ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टैक्सेशन पॉलिसी था। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में कि आईएनसी जो था वो जो आईएनसी का जो पहला 2 साल था, पहला 20 साल, उसे मॉडरेट फेज़ कहा जाता है। इसमें जो लीडर्स थे वो जो मेथड यूज़ करते थे उससे 3P या प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट कहा जाता है। मतलब कि वो बहुत विनम्र तरीके से ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड रखते थे, जिसमें इन्वॉल्व था पेटिशन, मीटिंग, रिजोल्यूशन, पैम्फलेट, मेमोरेंडा, डेलीगेशन। कौन कौन लीडर्स थे मॉडरेट्स के वो भी मेंशन करना होगा। तो पहले है दादा भाई नौरोजी, दूसरे WC बनर्जी, तीसरे जी सुब्रमण्य अय्यर, पांचवा GK गोखले, छठा SN बनर्जी, सातवां रस बिहारी घोष, फिर सातवां RC दत्त, आठवां MG रांडे, नौवां फिरोज शाह मेहता, 10वां PR नायडू, 11वां मदन मोहन मालवीय, 12 होगा आनंद चल्लू, और 13वां होगा S सुब्रमण्यम अय्यर, फिर 14th है विलियम वेदर बर्न। ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे। उनके एम्स थे कि मासेस को एडुकेट करना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करना, रिफॉर्म लाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेपरेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, लैंड रेवेन्यू टैक्स को कम करना। फिर वो कहते थे, उनका स्लोगन था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर बाकी उनके डिमांड्स रिलेट करते थे आर्मी से, सॉल्ट टैक्स से, फिर इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को सिमुल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड में होना चाहिए, और साथ में इंडियंस को और ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एसोसिएशन, मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ड्रेन का खात्मा, और आर्म्स एक्ट का रिपेल करना, और स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो सक्सेस और मॉडरेट फेज का होगा तो उसमें होगा इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म बाय मॉडरेट्स। तो पहला तो वो जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में कि वो जिस तरह से हमारे इकोनॉमी को लूट रहे थे, इसमें आप मेंशन करोगे दादा भाई नौरोजी का जो काम है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल रिलेटेड भी काम किया। जैसे पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था, ये आईएनसी का ही अचीवमेंट था। मॉडरेट्स जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज़ करने में, और साथ में जो नॉन ऑफिशियल प्रोपोर्शन था उसमें इंक्रीज़ करने में हेल्प किया उन्होंने। ठीक है, वो चाहते थे कि जो इंडियन का पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेशन में वो और ज़्यादा ब्रॉड हो। वो सक्सीड किए ट्रांसफॉर्म करने में काउंसिल को इनटू फोरम फॉर वेंटिलेटिंग पॉपुलर ग्रीवेंसेस। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो नेशनलिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो इंडिया का था उस समय, उसको अचीव करने में सक्सेसफुल हुए। वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के लिए। वो चाहते थे कि इंडिया के पास भी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ हो, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। साथ में फिरोज शाह मेहता या गोखले जैसे लीडर्स क्रिटिसाइज़ भी करते थे गवर्नमेंट पॉलिसी को। इस तरह से देखा गया कि वो नेशनलिज्म और साथ में डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी के सीट्स गाड़ने में सक्सीड किए। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज देखोगे तो वो मांगते थे कि इंडियनाइजेशन हो सिविल सर्विस का, साथ में
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन हो ताकि अच्छे से जस्टिस हो सके। और उसके अलावा वो जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे एसएमटी गार्डन्स के, उसके लिए भी कैंपेन किए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। वो आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट थे। साथ में वो चाहते थे कि जो एक्सपेंडिचर है वेलफेयर में वो बढ़े, जैसे कि हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इस पर ज़्यादा खर्च हो। साथ में वो ये भी चाहते थे कि जो बाहर भी इंडियन लेबर्स हैं उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो। मिलिट्री वाइज देखें तो वो चाहते थे कि जो इंडिया का जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स है वो मिलिट्री पे खर्च ना हो। सोशल रिफॉर्म, रांडे, गोखले जैसे लीडर्स सोशल रिफॉर्म्स में भी इन्वॉल्व थे। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और विडोहुड। डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, जो अर्ली इंडियन नेशनलिस्ट थे वो अट्रैक्ट हुए मॉडर्न सिविल राइट्स से, नेमली फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, लेकिन तब भी ब्रिटिश रूल टू मोस्ट ऑफ देम सीम टू बी एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन टू बिंग इन मॉडर्नाइज। मतलब ब्रिटिश रूल हेल्प करेगा इंडिया को मॉडर्नाइज करने में, ऐसा उनका सोच था। और साथ में वो नहीं मतलब ब्रिटिशर्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, उनको एंटागोनाइज नहीं करना चाहते थे। उनके गोल्स और मेथड्स बहुत लिमिटेड थे। और साथ में उनका मासेस से भी बहुत कम कनेक्शन था। ये सिर्फ एडुकेटेड क्लासेस तक ही उनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। वो बिलीव करते थे पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट में। वो फुल सेल्फ गवर्नमेंट या फुल डेमोक्रेसी नहीं मांगते थे, बट दे वांटेड जस्ट अ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। तो इस तरह से ये सच है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेडिकल होकर एक्शन नहीं ले पाए मॉडरेट्स, लेकिन स्टिल दे वर एबल टू सी द बेस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, दे गिव अ स्टार्ट टू इंडियन नेशनल आउटलुक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच।